नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता को लेकर पाकिस्तान की उम्मीदों को पलीता लगता नजर आ रहा, तो वहीं ईरान की रणनीति के आगे अमेरिका और ट्रंप की खींच साफ दिखाई भी दे रही। जो ट्रंप कल तक किसी भी सूरत में सीज फायर नहीं बढ़ाने का दावा कर रहे थे, अचानक से वही सुपर पावर राष्ट्रपति बैकफुट पर खड़े दिखाई दे रहे और एक बार फिर पाकिस्तान के पीछे छिपते हुए सीज फायर को आगे बढ़ाने का ऐलान कर। लेकिन इस बीच अहम बात यह भी है कि ईरान ने इस शांति समझौते से खुद को अलग कर दिया और इसकी वजह है हॉर्मुज समेत ईरानी पोर्ट के आसपास अमेरिका की नाकेबंदी। लेकिन यही नाकेबंदी अब शांति समझौते में सबसे बड़ी अड़चन बन रही, जिसके चलते ईरान ने भी पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया। इतना ही नहीं, ईरानी एक्सपर्ट्स हैं वो तो अब ये तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मंशा पर उन्हें विश्वास नहीं है, उस पर सवाल उठा रहे हैं। माना जा रहा है कि शांति की तमाम कोशिशें अब खत्म हो चुकी। पश्चिम एशिया में अनिश्चितताओं के बादल मंडरा रहे हैं। पाकिस्तान के पीछे छिपकर अमेरिका ने सीज फायर को आगे बढ़ा दिया, लेकिन ईरान अभी भी अपने रुख से पीछे नहीं हटने को तैयार है और अमेरिका की शर्तों को मानने से वो इनकार कर रहा है। ऐसे में जल्द दोनों देश समझौते की टेबल पर अगर नहीं आते हैं तो आगे क्या होगा, अभी कहा जाना मुश्किल है। इस बीच पश्चिम एशिया को लेकर चीन से बड़ी खबर है। चीनी विदेश मंत्रालय का पश्चिम एशिया पर बड़ा दावा सामने आया है। बेहद नाजुक मोड़ पर पश्चिम एशिया के हालात हैं। शांति या फिर दोबारा हमलों के हालात बन सकते हैं। चीन का यह दावा ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान की तमाम कोशिशों को दरकिनार करते हुए ईरान ने समझौते की टेबल पर आने से साफ इनकार कर दिया। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में अमेरिका के दबाव को नहीं मानने वाला है और जब तक अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी तब तक समझौते पर कोई बातचीत होगी ही नहीं। इधर अमेरिका ने फिलहाल सीज फायर को बढ़ा दिया है, लेकिन शुक्रवार तक ईरान ने कोई फैसला नहीं लिया। तो ट्रंप आगे क्या करेंगे ये ना पाकिस्तान बता सकता है और ना ही खुद ट्रंप जानते होंगे और ऐसे में जंग एक बार फिर से शुरू हो सकती है। चीन कह रहा है कि मिडिल ईस्ट की हालत बहुत नाजुक है। चीन ने कहा है कि मिडिल ईस्ट की स्थिति इस समय बहुत नाजुक मोड़ पर है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ ने कहा है कि हालात ऐसे दौर में हैं जहां पर मामला युद्ध से शांति की तरफ जा सकता है या फिर दोबारा लड़ाई शुरू हो सकती है। इसका मतलब यह है कि चीन भी यह कहना चाह रहा है कि अभी शांति होगी कि लड़ाई होगी, कहना बहुत मुश्किल है। उन्होंने आगे कहा कि समय सबसे जरूरी है कि हर संभव कोशिश की जाए ताकि फिर से संघर्ष शुरू ना हो। यह बयान उस वक्त आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर युद्ध विराम को आगे बढ़ा दिया है ताकि ईरान को बातचीत के लिए और समय मिल सके। एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं। पश्चिम एशिया में जंग के हालात को लेकर चीन के शक के बीच ईरान ने भी बड़ी खबर दे दी है। ईरान से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी मीडिया ने पाकिस्तान पर सवाल उठा दिए हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर ईरानी मीडिया ने सवाल उठाए। शांति वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका पर शक जताया गया है। इस्लामाबाद में मध्यस्थता की कोशिशें नाकाम, अमेरिका से जवाब लेने में नाकाम है पाकिस्तान। ईरानी मीडिया ने हाल ही में मुनीर के तहत जो बातचीत की शुरुआत की बात कही जा रही थी, उसमें ईरानी मीडिया की तरफ से हाल ही में कहा गया कि मुनीर के तेहरान दौरे को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी गतिरोध को देखते हुए ऐसे में पाकिस्तान की भूमिका अब शक के दायरे में आती हुई दिखाई दे रही है। तेहरान से पाकिस्तान की आलोचना ऐसे वक्त में सामने आई है जब अचानक से सीज फायर को आगे बढ़ा दिया गया है। सीज फायर के बीच शांति समझौते की कोशिश में पाकिस्तान को नाकाम माना जा रहा है। एक तरफ कल तक ट्रंप सीज फायर न बढ़ाने का दावा कर रहे थे, जोर दे रहे थे और कह रहे थे कि ईरान को बातचीत की टेबल पर आना ही पड़ेगा, लेकिन ईरान ने अमेरिका और ट्रंप के मुंह पर बेइज्जती का तमाचा मार दिया है। शांति समझौते में शामिल होने से इनकार कर दिया ईरान ने और अचानक सीज फायर अमेरिका की तरफ से बढ़ा दिया गया। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान की भूमिका पर अब ईरान में सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान में पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको बताता हूं। पाकिस्तान की मध्यस्थता पर ईरानी मीडिया की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। ईरानी मीडिया में कहा जा रहा है कि अमेरिका से ठोस जवाब लेने में पाकिस्तान नाकाम है। कहा जा रहा है कि मुनीर तेहरान दौरे पर आए थे, उन्होंने ईरान का मैसेज अमेरिका को भी पहुंचाया। ईरान को लेकर अमेरिका की ओर से क्या जवाब मिला, मुनीर ने अमेरिका का जवाब वापस ईरान को अभी तक नहीं भेजा है। ईरानी मीडिया ने शक जताया है कि अमेरिका ने ईरान का मैसेज एक्सेप्ट किया या नहीं, यह साफ नहीं हो पाया है। ईरानी मीडिया का कहना है कि अमेरिका जवाब भी देता तो मुनीर इस्लामाबाद में बैठ जाते। अगर ईरानी मैसेज को अमेरिका
एक्सेप्ट नहीं करता तो मुनीर क्या करेंगे? ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान पर अविश्वास साफ है, शांति प्रक्रिया कथित तौर पर ठप हो गई। एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं, हॉर्मुज से बड़ी खबर आ रही है। आईआरजीसी ने हॉर्मुज में कंटेनर जहाज पर फायरिंग की है। आईआरजीसी की गोलीबारी में जहाज क्षतिग्रस्त हो गया। ईरान के अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड द्वारा सुबह किया गया यह हमला था। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने कहा है कि यह हमला स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 7:55 पर किया गया। जल डमरू मध्य में हमला हुआ है और इसमें एक कंटेनर जहाज को निशाना बनाया गया है। यूकेएमटीओ ने कहा है कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और पर्यावरण पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका और ईरान में सीज फायर को लेकर जारी तनाव के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देता हूं। हॉर्मुज को लेकर यूरोपीय देशों की मीटिंग हुई है। यूके, फ्रांस ने 30 देशों की बैठक बुलाई है। हॉर्मुज खुलवाने को लेकर लंदन में मीटिंग हुई। आज से 2 दिन तक यह मीटिंग चलेगी। यूरोपीय देशों के साथ खाड़ी देश भी इसमें मौजूद रहेंगे। यह मीटिंग 2 दिनों तक चलेगी। 30 यूरोपीय देशों की इस मीटिंग में अलग अलग देशों की सैनिक क्षमताओं, कमांड और कंट्रोल सिस्टम के साथ क्षेत्र में फोर्स तैनाती जैसे अहम मुद्दों पर विचार किए जाएंगे। करीब 2 महीने से हॉर्मुज लगभग बंद है, जिससे वैश्विक तेल और गैस सप्लाई पर असर पड़ रहा है। एक तरफ हॉर्मुज बंद होने के चलते ट्रंप की खींच बरकरार है, तो दूसरी ओर यूरोप इसी हॉर्मुज को लेकर नई रणनीति पर काम भी कर रहा है। यूरोप का क्या प्लान है वो भी अब आपको बताता हूं। हॉर्मुज को लेकर बैठक की मेजबानी ब्रिटेन कर रहा है और ब्रिटेन, फ्रांस पूरी तरह पहल का नेतृत्व भी कर रहे हैं। 30 से 35 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और ग्रीस इसमें शामिल है। जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया माफ कीजिए, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, ये तमाम देश इसमें शामिल हैं और इसके अलावा यूएई, बहरीन जैसे खाड़ी देशों को भी इसमें शामिल किया गया है। समुद्री जहाजों की रक्षा के लिए बहुराष्ट्रीय बल का गठन किया गया है। बिछाए गए समुद्री बारूद को हटाने के लिए साझा रणनीति पर बातचीत चल रही है कि कोई ऐसा साझा रणनीति तैयार की जाए ताकि जो बारूद बिछा दिए गए हैं उनको हटाया जा सके। एक और बड़ी खबर, यूरोप की रणनीति और ईरान के अड़ियल रुख के बीच अमेरिका ने अपना डिफेंस बजट पेश किया। ट्रंप ने $1.5 ट्रिलियन का डिफेंस बजट पेश किया। बजट में जहाज, फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम पर फोकस किया गया है। अमेरिकी सेना को और मजबूत करने पर प्रस्ताव दिया गया है। एआई और आधुनिक युद्ध तकनीक पर भी भारी निवेश की बात कही गई है। तो अमेरिका की तरफ से जो बजट पेश किया गया है, रक्षा बजट, उसमें जानकारी दी गई है कि कौन कौन क्षेत्र में यह रक्षा बजट खर्च किया जाना है। ईरान युद्ध के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति ने अपना खजाना खोल दिया है। अमेरिका ने अपने रक्षा बजट का जो खाका पेश किया है वो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि भविष्य के युद्धों की तैयारी का एक ब्लूप्रिंट भी है। आइए अब आपको अमेरिका के रक्षा बजट की बारीक बातें बताता हूं और डिटेल में बताता हूं। कुल डिफेंस बजट $1.5 ट्रिलियन है। $750 बिलियन शिप्स और जेट्स के लिए रखे गए हैं। $65 बिलियन से 34 जहाज बनाने की योजना है। गोल्डन फ्लीट सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग प्रोग्राम तैयार किया गया है। एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स के लिए $102 बिलियन रखा गया है। F-35 और नेक्स्ट जनरेशन F-47 जेट्स पर जोर दिया गया है। 53.6 यानी कि $53.6 बिलियन ड्रोन टेक्नोलॉजी पर खर्च किया जाएगा। एआई, डेटा और इंडस्ट्रियल बेस पर खासा फोकस किया गया है। जूनियर सैनिकों के लिए सिर्फ 7% वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। अमेरिका ने डिफेंस का भारी भरकम बजट पेश किया है, लेकिन इस बजट में अमेरिकी सैनिकों के लिए क्या है वो भी आपको बताता हूं। बजट में सैनिकों को 7% वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। जूनियर रैंक के सैनिकों को सिर्फ 7% वेतन की वृद्धि होगी। कुल डिफेंस खर्च के मुकाबले वेतन वृद्धि सीमित रखी गई और प्रस्ताव के मुताबिक हाईटेक हथियारों पर भारी खर्च किया जाएगा, लेकिन अमेरिकी सैनिकों के हिस्से की जो बढ़ोतरी है वो बेहद कम है। सैन्य विशेषज्ञों के बीच इस संतुलन पर बहस भी तेज हो गई है। सैनिकों के मनोबल और आर्थिक सुरक्षा पर इसका असर पड़ेगा, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर फिर से दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के आर्थिक हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। ईरान आर्थिक रूप से टूट रहा है। ईरान के पास पैसों की कमी हो रही है, इसलिए तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना चाहता है। ट्रंप ने फिर कहा है कि नाकेबंदी की वजह से ईरान को रोज करीब $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है।
उन्होंने ये भी कहा है, दावा किया है कि ईरान की सेना और पुलिस को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है और देश के अंदर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। ट्रंप ईरान के हालात बयां कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की कंडीशन पर बात नहीं कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की हालत भी बेहद खराब है। कैसे, अब आपको बताता हूं। CSIS की एक नई रिपोर्ट में अमेरिका को लेकर बड़ा दावा किया गया है। अमेरिका के हथियार भंडार में बड़ी कमी आई है। अमेरिका के कई मिसाइल सिस्टम का आधा स्टॉक खत्म हो चुका है। अमेरिका ईरान युद्ध के चलते मिसाइल भंडार पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। बड़े पैमाने पर हुए हवाई और मिसाइल हमलों के चलते यह कमी आई है। पेट्रियट मिसाइल के कुल स्टॉक का 50% खत्म हो चुका है। थर्ड इंटरसेप्टर आधे से ज्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं। प्रिसाइज स्ट्राइक मिसाइल हैं वो 45% से ज्यादा खत्म हो चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखें तो अमेरिका का हथियार भंडार आधा हो चुका है। एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दावा किया है, उन्होंने बयान दिया है, ईरान के खार्ग आइलैंड पर ऑयल स्टोरेज फुल है, नया तेल रखने की जगह नहीं बची हुई। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से ईरान तेल निकाल रहा है लेकिन उसे बाहर भेज नहीं पा रहा है। ऐसे में तेल जमा होता जा रहा है, ईरान को तेल कुओं को बंद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी जारी रखेगी और इसका मकसद ईरान की आर्थिक ताकत को कमजोर करना है। अब आपको समझाता हूं कि आखिर जंग में ट्रंप क्यों बैकफुट पर है। हथियार की कमी हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका में दावा किया जा रहा है कि हथियार का स्टॉक 50% हो गया है। युद्ध से अमेरिका को करीब $1 बिलियन का नुकसान हो चुका है। एडवांस हथियारों के अमेरिका ने इस्तेमाल शुरू कर दिए हैं। पहले जितना हथियारों का स्टॉक करने में अमेरिका को 3 से 5 साल लगता था, वो अब अमेरिका ने खर्च करना शुरू कर दिया है। अप्रूवल रेटिंग में गिरावट आई है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग करीब 35% पहुंच गई है। युद्ध से अमेरिका में महंगाई भी बढ़ गई है। तेल गैस की कीमतों में काफी इजाफा हो गया है। महंगाई बढ़ने से लोगों में नाराजगी भी है। मिड टर्म चुनाव, अमेरिका में इस साल नवंबर में मिड टर्म चुनाव है और चुनाव की वजह से आबादी का एक बड़ा हिस्सा ट्रंप से नाराज है। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी को मिड टर्म चुनाव में फायदा होने की उम्मीद की जा रही है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को झटका लग सकता है, इसकी आशंका भी जाहिर की जा रही है। और देखिए, एक तरफ अमेरिका चाहता है कि ईरान से वो निकल जाए और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो सीज फायर ट्रंप बढ़ा रहे हैं बिना किसी बातचीत के, उसके पीछे वजह यह है कि अमेरिका इससे अपना हाथ पीछे खींचना चाहता है, कदम वापस लेना चाहता है। लेकिन बेइज्जती के साथ अमेरिका वापस नहीं जाना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि बातचीत के जरिए ही इसको खत्म किया जाए। एक और बड़ी खबर है, पश्चिम एशिया की जंग के बीच राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने भारत की भूमिका को लेकर जवाब दिया। पश्चिम एशिया संकट के बीच शांति स्थापित करने में भारत की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संभव है कि कल वो समय आए जब भारत इसमें अपनी भूमिका निभाए और सफलता भी प्राप्त करे। हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों पक्षों से युद्ध समाप्त करने की अपील की है। हमारे प्रधानमंत्री कूटनीतिक मामलों में बहुत संतुलित दृष्टिकोण रखते हैं। भारत ने कोशिश भी की है अपनी तरफ से, लेकिन आप जानते हैं कभी कभी कहीं कोई क्राइसिस चल रही होती है तो कहीं कोई समस्या रहती है ना, सबका एक समय हुआ करता है। हो सकता है कि कल का वो समय आ जाए कि जबकि भारत उसमें अपना रोल प्ले करे, उसको सक्सेस भी हासिल हो जाए। इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी ने दोनों लोगों से अपील की कि अब युद्ध बंद होना चाहिए और बहुत ही संतुलित अप्रोच, बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच हमारी प्राइम मिनिस्टर की है डिप्लोमेटिक मामलों में, इन सब सारी चीजों में। बड़ी खबर, ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता की खींचतान के बीच बड़ी खबर यह है कि भारत में ऊर्जा आपूर्ति के लिए राहत की खबर है। इंडियन ऑयल टैंकर देश गरिमा मुंबई पहुंच गया है। क्रूड ऑयल टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट पार करके भारत पहुंचा है। अभी यह शिप मुंबई तट से कुछ नॉटिकल मील की दूरी पर है, लेकिन यह बेहद करीब है मुंबई के और यह बहुत जल्द समंदर के किनारे अपने स्थान पर जाकर जरूरत का ईंधन भारत को डिलीवर कर देगा।